नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारे ये घटना चक्र के भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक चल रहा है, जहां पर फिलहाल अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया और इसके आगे के कुछ चैप्टर्स के बारे में। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत हम प्रश्नों से करते हैं। चलते हैं सीधा प्रश्नों के बारे में। वैसे प्रश्नों पर चलें इसके पहले आपको बता दूँ कि इन सब के बारे में हिस्ट्री में भी हमने चर्चा की हुई है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? ए. स्वराज पार्टी ने 1934 में, बी. कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, सी. मुस्लिम लीग ने 1942 या डी. सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। चलिए, तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। स्वराज पार्टी में एम.एन. राय ने यह अभिव्यक्ति व्यक्त की थी कि संविधान सभा का एक गठन किया जाए जिसके माध्यम से भारत का संविधान बनाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में हिस्ट्री के लेक्चर में हमने देखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर भी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी, और यह प्रथम अवसर था जब भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ए. एम.एन. राय, बी. बी.आर. अम्बेडकर, सी. एनी बेसेंट या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो अभी आपको बताया गया कि रांची में स्वराज पार्टी में एम.एन. राय ने यह अभिव्यक्ति व्यक्त की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। एम.एन. राय ने सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ए. साइमन कमीशन द्वारा, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी. क्रिप्स मिशन द्वारा या डी. ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो बताइए, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आया था ना, कब आया था? इसी के द्वारा सबसे पहले भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था, ब्रिटेन की तरफ से जो भी मिशन आए थे उनमें से। ठीक है, सबसे पहले क्रिप्स मिशन ने यह प्रस्ताव रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात हम भारतीयों को यह अधिकार देंगे कि वह अपनी एक संविधान सभा का निर्माण कर सके जिसके माध्यम से भारत के संविधान का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पर था? ए. 8 लाख, बी. 10 लाख, सी. 12 लाख या डी. 15 लाख। देखिए, हमारी जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था वह कैबिनेट मिशन या कैबिनेट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, जिसमें प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था संविधान सभा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये भी जान लीजिए कि सभी को चुनाव का क्या कहते हैं, निर्वाचन का अधिकार नहीं प्रदान किया गया था। कुछ और निश्चित लोगों को निर्वाचन या प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार प्रदान किया गया था विधानसभा के। ठीक है, यह जो निश्चित संख्या थी वह जो है शिक्षा के आधार पर, आय के आधार पर आदि विभिन्न आधारों पर मताधिकारों को सीमित किया गया था, और इन सीमित मताधिकारों के माध्यम से विधानसभा के सदस्यों के या राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का चुनाव किया गया था, और फिर अप्रत्यक्ष रूप से इन विधानमंडल के सदस्यों ने हमारे संविधान सभा के सदस्यों को निर्वाचित किया था। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में, या बिल्कुल सीरियस मत लीजिएगा इसको, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। वरना राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें हमारे केंद्र के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है,
तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक इसी प्रकार से उस समय हमारी संविधान सभा का चुनाव किया गया था। ठीक है, चल फिलहाल इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था और इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए विलियम वुड, बी पैथिक लॉरेंस या पैथिक लॉरेंस, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स या डी एबी अलेक्जेंडर। चलिए, तो जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, इसके सदस्यों में शामिल थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। विलियम वुड इसमें शामिल नहीं था। कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय मिशन था जिसमें शामिल थे यह तीनों व्यक्ति। ठीक है, जिसमें से उस समय जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे यह बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, पैथिक लॉरेंस उस समय के भारत सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर उस समय के नौसेना मंत्री थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, बी क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत या डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। चलिए, जो सही आंसर है आपको ऊपर ही बता दिया गया था कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जबकि पहली बार ऐसा प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था 1942 में। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए, तो जो अंतरिम सरकार, जो प्रथम गठित अंतरिम सरकार थी, उस प्रथम गठित अंतरिम सरकार के जो उपसभापति थे वह थे जवाहरलाल नेहरू, और जबकि जो अध्यक्षता कर रहे थे वह थे उस समय के वायसराय। ठीक है, कौन था वायसराय, जरा कमेंट करके बताइए। तो देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाल लेगी। दोनों डेट याद रखना है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन करने की घोषणा की गई थी और 2 सितंबर 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार ने कार्यभार संभाला था। इसमें वायसराय जो है कार्यपालिका का प्रदेन अध्यक्ष था और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डी जगजीवन राम। चलिए, तो जब प्रथम गठित अगस्त 1946 में जब प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, प्रथम गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम और राजेंद्र प्रसाद और आदि अन्य लोग विभिन्न पदों पर शामिल हुए थे। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया था। सी राजगोपालाचारी प्रथम अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। वहीं जगजीवन राम जो है वह श्रम मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में। कथन ए है कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर बताया जा रहा है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। ऑप्शन है आपके पास ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, बी कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी
कथन सही पर कारण गलत है, या डी कथन गलत पर कारण सही है। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कथन सही है पर कारण जो है वह गलत है। वेवेल योजना क्या थी, जरा डिटेल में आप लोग बताएंगे? नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने हिस्ट्री के लेक्चर को भी सही से नहीं देखा। देखिए, अक्टूबर 1943 में निम्नलिखितों के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल जो है वह वायसराय और भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। ठीक है, इसको यह जो है भारतीय संवैधानिक गतिरोध, उस समय हिंदू मुस्लिम के मध्य काफ़ी ज़्यादा और बड़ी मात्रा में गतिरोध विद्यमान हो गए थे देश के अंदर। ठीक है, तो इसको दूर करने के उद्देश्य से वेवेल जो है वह मई 1945 में लंदन जाता है, यह याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से बातचीत की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, यह याद करने की ज़रूरत है, जून 1945 में इन्हीं बातचीत के आधार पर एक प्रस्ताव तैयार किया गया और इसको वेवेल योजना के नाम पर सार्वजनिक किया गया। तो वेवेल योजना कब आई थी? तो वेवेल योजना है जून 1945 की। इस योजना के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या को हिंदू सदस्यों की संख्या के हिंदुओं के बराबर करना निश्चित किया गया। ठीक है, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के पद को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना शामिल था। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा और युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाएगा। आदि चीज़ें इसमें या इस सम्मेलन के माध्यम से कही गई थी या इस प्रस्ताव के माध्यम से कहा गया था। ठीक है, और वेवेल योजना का जो उद्देश्य था वह था राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और भारत को पूर्ण शासन की दिशा में आगे बढ़ाना। ठीक है, यानी कि जो संवैधानिक गतिरोध उस समय चल रहा था उसको दूर करना उद्देश्य था वेवेल योजना का। कहीं से और किसी भी प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता को सुदृढ़ करना इस वेवेल योजना का उद्देश्य नहीं था। शिमला में सम्मेलन भी बुलाया गया था जो कि फेल हो गया था, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, मुस्लिम लीग का उसमें क्या कहना था? उसमें मुस्लिम लीग का कहना था कि जो कार्य परिषद के सभी सदस्य जो कार्य परिषद के मुस्लिम सदस्य होने वाले हैं वे सभी के सभी सदस्य जो है वह मुस्लिम लीग से चुने जाएंगे। लेकिन चूंकि उस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे अबुल कलाम जी, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लीग एकमात्र ऐसी संस्था या ऐसी पार्टी नहीं है जो देश के समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है जिन्ना की हट के कारण या जिन्ना की जिद के कारण यह शिमला सम्मेलन जो है वह फेल हो गया था। फिलहाल इतिहास की बात है, इतिहास में ही रहने देते हैं उसको। आप लोग हिस्ट्री का लेक्चर देखिए और अच्छे से याद कर डालिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? पहला, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तीसरा, वह बहुदलीय निकाय थी। या चौथा, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। नीचे दिए कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, या डी 1 2 3 और 4। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी और इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। यह वयस्क मताधिकार का परिणाम नहीं थी और न ही यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुना गया था। ठीक है, और जिन लोगों ने भी इसको चुना था उनका चुनाव भी वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं बल्कि सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव किया गया था। देखिए, संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था और संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से अतः जो है संविधान सभा जो है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे और इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन अनेक समितियों के गठन के माध्यम से किया था, जैसे प्रारूप समिति हो गई, मूल अधिकार समिति हो गई, संघ समिति हो गई, राज्य समिति हो गई, आदि विभिन्न समितियां थी जिनके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी।
सी यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, डी यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। सही उत्तर का चयन करना है आपको नीचे दिए कूट के माध्यम से। ऑप्शंस हैं ए और डी, बी ए और बी, सी बी और सी, या डी ए बी सी और डी। बताना है कि कौन सा कथन जो है वह संविधान सभा के संदर्भ में सत्य है। तो ध्यान दीजिए, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह एक बहुदलीय संरचना थी और संविधान सभा ने कई समितियों के माध्यम से कार्य किया था, यानी कि ए और डी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। ए इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण जो मताधिकार था वह सीमित था। चलिए, तो जो सही कथन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यह सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन जो है वह सही हैं, गलत नहीं है। गलत स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी है, इसीलिए यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन कौन सा है हमको यह पहचानना था। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो मताधिकार था वह सभी को दिया गया था, सभी को मताधिकार भी प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, बी गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, सी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया, या डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। जो सही आंसर है बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बताइए सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं से हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, या डी सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुने गए थे। तो जो सही आंसर है वह डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही है। नेक्स्ट आंसर डायरेक्ट कर लेते हैं। सेम प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी एस राधा कृष्णन। तो संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए 9 दिसंबर को एक बैठक होती है, कब होती है, 9 दिसंबर 1946 की 1947। बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा ने एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, SS। ठीक है, या फिर SC सिन्हा कर लीजिए, ऐसे याद रहेगा, SC सिन्हा या सच्चिदानंद सिन्हा। यह संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, या यूँ कह लीजिए तो यह संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे।
आगे चल कर के ठीक इसके 2 दिन बाद यानी कि 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा पुनः समवेत होती है या मिलती है, तब जो है इसने अपना प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए चलते हैं, बात करते हैं। यहाँ दिया भी है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा बताइए? तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 9 दिसंबर को ही प्रथम बैठक आयोजित हुई थी। उसी समय जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वही तो अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा के उद्घाटन या फिर यूं कह लीजिए तो प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता की गई थी वह की गई थी इसके प्रथम अध्यक्ष या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी, श्री अय्यर या डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आसान है, संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी, डायरेक्ट कर लेते हैं ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ए, 10 जून 1946, बी, 9 दिसंबर 1946, सी, 26 नवंबर 1949 को या डी, 26 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। नेक्स्ट, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ए, जनवरी 22, 1946 को, बी, जनवरी 22, 1947 को, सी, फरवरी 20, 1947 को या डी, जुलाई 26, 1946 को। चलिए, तो जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था, या एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव पारित या एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया था। संविधान देने का है ना, तो संविधान देने का प्रस्ताव या संविधान उद्देश्य प्रस्ताव देने का, कंफ्यूज कर जा रहा हूँ। देखिए दोनों एक ही चीज़ है ना। देखिए एक्सप्लेनेशन से आपको समझाता हूँ, ऐसे नहीं। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव भी, जो प्रियम्बल है, उसको भी पारित किया गया था। दरअसल प्रियम्बल या उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। ठीक है, इसी प्रस्ताव को पारित करते हुए संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने का निर्णय किया था। ठीक है, कब? 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा?
तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका का प्रस्ताव या संविधान के आमुख का प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? पहला, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ए 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4 या डी सभी चारों। बहुत आराम से सोचिए, आंसर आप लोग सही देंगे। जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। वहीं पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा दिया गया, संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, उसका संविधान के निर्माण पर असर भी है। हम विभिन्न जगहों पर आर्थिक सामाजिक न्याय की बात करते हैं, विभिन्न जगहों पर धार्मिक विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता की बात करते हैं, विभिन्न जगहों पर बंधुत्व को बढ़ाने की बात करते हैं, देश की अखंडता की बात करते हैं। संपूर्ण संविधान में इस प्रकार के अनेकों प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चले सीधा अगले प्रश्न पर। हम भारत के लोगों ने कैसे आदेशित किया है? संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आगे ... ठीक है, याद कर डालिए, मुझे याद नहीं है पूरा, काश की याद होता। चलिए, भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाता है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12 या डी 15? देखिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे वह हुए थे 12। हालांकि 11वें अधिवेशन में ही यह पूर्ण हो चुका था और इसी दिन कुछ न कुछ रूप से इसको पारित भी कर दिया गया था। यहाँ देखिए, आप समझेंगे, आराम से सुनिए। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे जो कि 165 दिन तक चले थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित कर दिया गया था। ठीक है, इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को मिलती या संवेद होती है, जबकि सदस्यों द्वारा भारत के संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन कह सकते हैं। और 26 नवंबर को क्या हो गया? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाने लगा था। उस दिन नागरिकता और क्या कहते हैं, संघ मूलाधिकार आज से संबंधित कुछ प्रावधान जो है वह लागू हुए थे। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये प्रश्न कभी दोबारा नहीं पूछा जाएगा, याद रख के रहिए, लोगों को परेशान करने में मजा आएगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। एक बार मुझसे पूछा गया था एक जगह पर, मैं जवाब नहीं दे पाया था, तो इसीलिए आप लोग याद रखा करिए। सूचियां हैं, 2 सूचियां हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं।
ए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी, बी प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सी राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी, या डी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी। कूट के माध्यम से इनको सुमेलित करना है। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 1 2, सी 2 1 3 4 2 1 4 3, या डी 3 4 2 1। चलिए, परेशान मत होइए। हमारी जो संविधान सभा थी इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वह थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे वह थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। नेक्स्ट, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के जो सदस्य थे वह थे वीटी कृष्णमाचारी। और सबसे अंत में संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन सा सही हो जाएगा? ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा यानी कि 4 3, फिर 1 2। देखिए कहाँ पर है 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। फिर से यहाँ नीचे दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वह थे एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति में मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे और यह थे के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह थे वीटी कृष्णमाचारी। और संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट करने वाली बात याद रखिएगा, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा जो है वह संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, तो उसी समय संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी। ठीक है। बाद में एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है। और क्या कहते हैं, फ्रैंक एंथोनी की नियुक्ति या फ्रैंक एंथोनी को जो है हमारे संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या फिर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा नामित किया गया था, न कि संविधान सभा ने निर्वाचित किया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी.एन. राव, या डी के.एम. मुंशी। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी बी.एन. राव या बेनेगल नरसिंह राव। यह हमारी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव या बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। बी.एन. राव ने ही सर्वप्रथम जो संविधान प्रस्तुत किया था उसी पर विचार विमर्श करते करते अंततोगत्वा संविधान का निर्माण हुआ था। इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल संविधान में कुल 243 आर्टिकल्स थे और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक। फिलहाल अभी प्रश्न आएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ए बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी बी.एन. राव द्वारा, सी के संथानम द्वारा, या डी के.एम. मुंशी द्वारा। तो जो संवैधानिक सलाहकार होगा या जो सलाहकार होता है उसी की जिम्मेदारी होती है सर्वप्रथम रिस्क लेने का। तो भारतीय संविधान का जो प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था वह तैयार किया गया था बेनेगल नरसिंह राव के द्वारा। ठीक है। इनके द्वारा तैयार किए गए संविधान में मूल रूप से 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट और अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? कभी नहीं पूछा जाएगा। ए 14 नवंबर 1949, बी 14 नवंबर 1948, सी 25 नवंबर 1948, या डी 25 नवंबर 1949। तो संविधान सभा में का जो तृतीय वाचन शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था, बताइए, 17 नवंबर 1949 से शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। निकटतम उत्तर कौन सा होगा?
निकटतम उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, संविधान, क्योंकि शुरुआत की बात कर रहे हैं, तृतीय वाचन के प्रारंभ की बात कर रहे हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ए जनवरी 26 1950 को, बी नवंबर 26 1949 को, सी फरवरी 11 1948 को, या डी कोई नहीं। जो सही आंसर है वह आप सभी को पता है, नवंबर 26 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित भी कर दिया गया था हम भारतीय लोगों के द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है और इसी दिन से नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जो है वह लागू हो गए थे। लेकिन चूंकि 26 जनवरी की तिथि को एक यादगार तिथि के रूप में परिवर्तित करना था, क्योंकि आज़ादी के पहले हम अपनी स्वतंत्रता जो है वह 26 जनवरी के दिन को ही मनाते थे, इस कारण कुछ दिन के लिए टाल दिया गया मामले को और पुनः संविधान सभा जो मिलती है 24 जनवरी 1950 को, और उस समय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हमारे तरफ से संविधान के मूल प्रारूप पर हस्ताक्षर किए गए और इसको जो है लागू कर दिया गया, यानी कि इसको क्रियान्वित कर दिया गया। अतः ठीक है, कभी भी संविधान को पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि पूछी जाए तो वह 26 जनवरी 1950 होगी। ठीक है, या पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि पूछी जाए तो वह भी 26 जनवरी 1950 ही होगी। ठीक है, जबकि 26 जनवरी 1950 के दिन से ही नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध ही लागू हुए थे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। ए 15 अगस्त 1947, डायरेक्ट आंसर करें 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो भारत का संविधान जो है यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। कहीं है? नहीं है। नहीं है तो फिर 26 जनवरी 1950 चलते हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था या पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, बी इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, सी यह एक शुभ दिन था, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस ने वर्ष 1930 में इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने को निर्णय लिया था, इसलिए यह दिन यादगार रहे। इस कारण से 26 जनवरी के दिन हमारे संविधान को पूर्णतया लागू या पूर्णतया क्रियान्वित किया गया था। देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पहले तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन भारत तो 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गया और तब क्या करा जाए, तो तब से 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने के लिए संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। स्वतंत्रता नहीं लिखा है, स्वाधीनता लिखा है। ठीक है,
आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता राष्ट्र की स्वतंत्रता की बाधक ना बने, इसलिए आपको आपके स्वयं के अधीन बनाया गया, स्वाधीन बनाया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, कभी भी अपने आचरण को किसी दूसरे के प्रति करने से पूर्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान, और किसी को परेशान करना हो तो उसके लिए भी याद कर लीजिए। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है ए 26 अक्टूबर, बी 26 नवंबर, सी 26 जनवरी या डी 15 अगस्त। ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान दिवस उस दिन मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था, यानी कि 26 नवंबर को। इसी दिन अधिवक्ता दिवस भी मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा, कभी आ गया तो बता लीजिएगा। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन से लागू हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतया लागू और 26 जनवरी को इसी कारण गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया ए संवैधानिक सभा द्वारा, बी ब्रिटिश संसद द्वारा, सी गवर्नर जनरल द्वारा या डी भारतीय संसद द्वारा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था हमारे संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, क्योंकि संसद जैसी कोई संकल्पना उस समय अस्तित्व में नहीं थी। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान जो है वह संविधान सभा द्वारा अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? ए संविधान सभा डायरेक्ट कर सकते हैं ना आप, तो पिछला वाला ही तो प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था ए जनवरी 26 1950 को, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया था 26 नवंबर 1950 को हमारे संविधान को, 1950 कह रहा हूँ 1949 को। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था ए पश्चिम बंगाल से, बी बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से या डी पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वह ऑप्शन नंबर बी यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, जिसमें बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से हुआ था। यह सीट भी इनके लिए एक कांग्रेसी सांसद ने खाली की थी। ठीक है, उनका नाम जरा बताइए तो। चलिए, उनका नाम था M.R. जयकर। आइए अभी एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, लेकिन चूंकि बंटवारा हो गया तो यह बंगाल का पूर्वी भाग चला गया पाकिस्तान में। ठीक है, अब बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव हुआ, जिससे कि बी आर अम्बेडकर पुनः निर्वाचित होकर के भारतीय संविधान सभा में पहुंचे थे। ठीक है, पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने अपना त्याग पत्र देकर के रिक्त की थी। ठीक, नेक्स्ट और अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? ए 1886 1951, बी 1891 1956, सी 1877 1961 या डी 1889 1961। कभी भी MPPCS पूछ सकता है। जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 में और इनकी मृत्यु जो है वह 1956 में हुई थी। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में बाबा भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन जो है वह सही है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद ही भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक संघ को बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश भारतीय प्रांत शामिल होने थे, चीफ कमिश्नरी स्टेट के प्रांत शामिल होने थे और देसी रियासतें शामिल होनी थी। हालांकि देसी रियासतें कभी शामिल हुई नहीं, इसलिए यह संघ कभी बन भी नहीं पाया था। देखिए, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग ही लिया था। ठीक है, तो कांग्रेस ने केवल एक गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप से पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के भी गठन का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में, जिसमें कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कारणकार है कि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। आपको बताना है कि उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है वह विकल्प जो है वह सही है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सत्य परंतु आर असत्य है, या डी, ए असत्य परंतु आर सत्य है। चलिए, जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है। ए और आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, हमारा संविधान हमारे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और इसको एक गृहीत संविधान भी इस कारण नहीं कहा जाता है। गृहीत संविधान इस कारण कहा जाता है क्योंकि हमने विभिन्न देशों से वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ों को अपना लिया है या अपना बना लिया, या अच्छी आदत भी है। ठीक है, तो भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतया सक्षम है और भावी आवश्यकताओं के मद्देनज़र इसमें संशोधन संबंधी भी प्रावधान किए गए हैं। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसको एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही कथन और कारण सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं करता कारण कथन की। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी, जवाहरलाल नेहरू ने, सी, मौलाना आज़ाद ने, या डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी संविधान सभा में। हालांकि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जो है वह इसके खिलाफ थे। देखिए, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपनाने के लिए इसका जोरदार ढंग से समर्थन किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ए, सी राजगोपालाचारी, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, आचार्य कृपलानी, या डी, महात्मा गांधी। चलिए, जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि जैसे ही आज़ादी मिले कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए एक राजनीतिक दल के रूप में। प्रश्न यह इतिहास का था। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को
कम करके आंका है, यह कथन किसका है? ए. मोरिस जोन्स का, बी. हार्डग्रेव जूनियर का, सी. आइवर जेनिंग्स का, या फिर डी. अलेक्जेंड्रोविच का या फिर सी. अलेक्जेंड्रोविच है और डी. आइवर जेनिंग है। ठीक है, तो जो कथन है ना कि अल्पसंख्यकों के हितों को कम करके आंका गया हमारे संविधान सभा के द्वारा, यह कथन है आइवर जेनिंग का। ठीक है, देखिए आइवर जेनिंग का मानना था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वह भारत था? ए. ऑस्टिन, बी. C.R. एटली, डी. विंस्टन चर्चिल या डी. लॉर्ड माउंटबेटन। तो यह कथन जो है वह ग्रेनविल का है, यानी कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि जो संविधान सभा है वही कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है वह संपूर्ण भारत था। देखिए संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह वक्तव्य पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त ग्रेनविल ऑस्टिन का है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपना यह वक्तव्य अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की थी। इसके बाद इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं की संख्या थी या कितनी महिलाएं सदस्य थीं? ए. 15, बी. 13, सी. 12 या डी. 10। जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। नेक्स्ट और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।